CA IPCC पेपर 4 टैक्सेशन। CA IPCC पेपर 4 टैक्सेशन में आपका सिलेबस क्या है, सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। आपके सिलेबस के दो हिस्से हैं, एक है डायरेक्ट टैक्सेशन जिसमें बेसिकली इनकम टैक्स आ रहा है, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और सर्विस टैक्स और वैट और सेंट्रल सेल टैक्स CST और सेन वैट, ये सारी चीजें यहां पर है। इनकम टैक्स अकेले 50 मार्क्स का है, ठीक है। तो दिस अलोन कॉन्स्टिट्यूट फॉर 50 मार्क्स, और ये सब मिला के 50 मार्क्स का है, ठीक है। तो देयर आर 2 पार्ट्स इन योर सिलेबस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें आपको पता होगा ये जो पूरा पोर्शन है रिसेंटली नवंबर 2014 से अमेंड हो गया है। पहले इतना नहीं होता था, पहले सिर्फ इसमें सर्विस टैक्स होता था और वैट होता था, बाकी सारी चीजें नहीं होती थी। ये सारी चीजें इस बार से ऐड हो गई हैं, रदर इस एग्जाम में पहली बार आया होगा। तो ये जो पोर्शन है एक्चुअली जो सिलेबस था उसको इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है। पहले होता ये था कि बच्चे इसको कम पढ़ते थे, इसको ज्यादा, हालांकि टाइम ज्यादा यहां पे लगता था और ये 50 नंबर आसानी से तैयार करके आसानी से निकल जाते थे। तो ये एक चोर दरवाजा था जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने अब 2 बड़े सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दिए। अब ये चोर दरवाजा नहीं रहेगा। अब आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, तभी आप यहां से निकल पाएंगे। अदरवाइज ये पोर्शन उन्होंने कंपैरेटिवली इसके बराबर कर दिया, जितनी चीजें कम थी सब उठा के यहां पे डाल दी। ये अपने आप में बहुत ज्यादा बल्कि हो गया। खैर, अब हम बात करते हैं हम अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे अराउंड 65 लेक्चर्स में, ठीक है। 65 लेक्चर्स होंगे आपके, जो 3.5 आवर्स के होंगे। इसमें प्रोडक्टिविटी लगभग 3 घंटे की आती है, ठीक है। तो लगभग आप मान के चलें कि थोड़ा बहुत आगे का टाइम पीछे का टाइम निकल जाता है, ब्रेक का टाइम निकल जाता है, तो लगभग हमारी प्रोडक्टिविटी 3-3.25 घंटे की आती है। इसमें करीब 65 लेक्चर हम लोग अटेंड करेंगे। इसमें करीब आप देखेंगे 65 में से 45 लेक्चर्स तो सिर्फ यहां पर चले जाएंगे हमारे 50 मार्क्स में, और ये सारा पोर्शन हम 20 लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे अगले 3 महीने करीब लगभग 4.5 महीने का पूरा कोर्स है आपका, जिसमें करीब 3 महीने हम सिर्फ इनकम टैक्स ही पढ़ते रहेंगे, और आखिरी का 1 से 1.5 महीने का टाइम जो हमें लगेगा वो इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर लगेगा पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया कि हम इनकम टैक्स कवर करेंगे और इसमें बहुत सारे टैक्सेस कवर होंगे। पढ़ाई के लिए नंबर, दूसरी बात ये तो हुई सिलेबस की बात। दूसरी बात ये कि आपको अपनी क्लास में, जो आज थोड़ी लेट से स्टार्ट हो रही है, बाकी 11:30 से ही स्टार्ट होगी, आपको क्लास नोट्स सारे दिए जाएंगे, ठीक है। यहां से मिलेंगे आपको, कोई बुक अलग से परचेज नहीं करनी है आपको, सिर्फ इसी में ही सब कुछ है। दूसरी बात, आपको प्रैक्टिस के लिए फिलहाल एक बुक परचेज करनी होगी। ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर की एक बुक आपको लेनी होगी। ये बुक जो हम प्रेफर करते हैं गिरीश आहूजा जी की होगी।
फॉर असेसमेंट ईयर 2015-16, ठीक है, और इस पे लिखा होगा एप्लीकेबल फॉर मई 2015, एप्लीकेबल फॉर मई 2015, ठीक है। असेसमेंट ईयर 15-16 होगा। ये बुक दो आती हैं, एक टेक्स्ट बुक आती है, एक क्वेश्चन आंसर की आती है। टेक्स्ट बुक नहीं लेनी है, क्वेश्चन आंसर लेना है, क्योंकि टेक्स्ट सारा आपके पास में है, नोट्स आपके पास में अवेलेबल है। दूसरी, आपको कोई टेक्स्ट की कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको नोट दिए जा रहे हैं वो एक सिंगल साइड ब्लैंक है, पीछे साइड खाली है। जो भी नोटिंग करनी है सब उसी के ऊपर करनी है, कुछ अलग से कॉपी नहीं बनानी। कॉपी अगर आप बनाएंगे तो कॉपी आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए बनाएंगे, वो आप अलग से सेपरेट प्रिपेयर करिएगा। बाकी लिखना जो कुछ भी है, जो कुछ नोट करना है, सब इसी में करना है, ठीक है। ये तो हुई आपकी क्लास में हम कैसे इन लेक्चर्स को कवर करेंगे अगले 4.5 महीनों में, और क्या क्या आपको चीजें जरूरी है। दूसरी बात ये कि जब आप आईपीसीसी में टैक्सेशन पढ़ रहे हैं तो इंस्टीट्यूट आपसे ये उम्मीद करता है कि आपको वर्किंग नॉलेज हो। वर्किंग नॉलेज, वर्किंग नॉलेज से क्या मतलब है? इंस्टीट्यूट जब स्टडी मटेरियल आप इंस्टीट्यूट का उठाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूट ने सीपीटी लेवल का स्तर तय रखा है, बेसिक नॉलेज। जितने भी पेपर आपके आईपीसीसी लेवल पे हैं उस पे सब इंस्टीट्यूट कहता है आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। जब आप फाइनल में पहुंचोगे तो इंस्टीट्यूट कहता है आपको एडवांस नॉलेज या एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव वर्किंग नॉलेज का है। ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं वर्किंग नॉलेज का। मैं थोड़ी देर में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं कोई सब्जेक्ट नहीं है, 100 नंबर का पेपर नहीं कि 100 नंबर आया और हमने फटाफट से ये चीजें रट्टा मारी, लिख के आ गए और नंबर आ गया। इट इज अ प्रैक्टिस। टैक्सेशन का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर व्यक्ति की लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हर व्यक्ति की, चाहे वो कॉमर्स का बंदा हो या ना हो, फाइनेंस का बंदा हो या ना हो, सबकी लाइफ में डेली यूसेज में आपका जो है टैक्सेशन, हम सुबह शाम उठते बैठे टैक्स का इस्तेमाल करते हैं और ये प्रैक्टिस है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो हम बहुत सारे एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ से उठाएंगे। आप देखोगे कि जो हम बड़ी सारी चीजें जो आपके सिलेबस की बाहर है उनकी चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको यह पता चलेगा कि इसका यूज कैसे होता है। चीजों का यूज समझना है, उसे प्रैक्टिकली समझना है, रटना कुछ भी नहीं, 100% समझना है, 100% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होके कि अच्छा इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां तक तो ये हो गया कि हमने ये डिस्कस कर लिया कि हम लोग क्लास में कैसे कैसे अपनी 4.5 महीने में अगला कोर्स कवर करेंगे। दूसरी बात ये भी हमने समझ ली कि हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। अब हम आते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। आज की हमारी पहली क्लास और अगली पूरी क्लास सिर्फ बेसिक के ऊपर होगी। जो आपको ये हैंडआउट दिया गया है इसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये, इसमें से एग्जाम में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आना, लेकिन ये पूरा जो हैंडआउट है आपका, ये आपको पूरे सिलेबस को समझने में मदद करेगा और पूरे सिलेबस की जो बेसिक बातें हैं वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके हम नेक्स्ट चैप्टर से अपने सिलेबस के कंटेंट के ऊपर आएंगे जहां से क्वेश्चन आने शुरू होते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समझोगे आप तभी आप आगे आपको सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले एज यू नो वेरी वेल कि आप लॉ पढ़ने जा रहे हैं, इनकम टैक्स लॉ। लॉ पढ़ने से पहले लॉ जाने कि लॉ क्या होता है, लॉ किसे कहते हैं। इन जनरल अगर हम देखें तो भाई लॉ की जरूरत क्यों होती है और लॉ होता क्या है। किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज वे में करना है, प्रॉपर वे में करना है, डिसिप्लिन्ड तरीके से करना है तो वो लॉ, उसके लिए हमने कुछ रूल्स बना दिए, रेगुलेशंस बना दिए। अब ये काम इस तरीके से होगा,
तो इसके लिए वो लॉ हो गया। जैसे हम सड़क पे चलते हैं तो ट्रैफिक का लॉ है कि हर आदमी अपने लेफ्ट साइड में चलेगा, ओवरटेक करेगा तो राइट साइड से करेगा। तो ये बड़े सारे रूल्स हैं जो बेसिक रूल्स हम फॉलो करते हैं, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर ये रूल्स ना फॉलो करें तो सोचे कि कितने ज्यादा एक्सीडेंट हो सुबह से शाम तक, पता ही नहीं चलेगा कौन कहां से आ रहा है। तो बेसिकली हम सुबह से शाम तक हर जगह रूल्स और लॉ का इस्तेमाल करते रहते हैं, और इनसे हम जुड़े हुए हैं, इनके बाहर जाके हम काम कर नहीं सकते, बिकॉज वी आर अ सोशल ह्यूमन। तो देयरफॉर हर चीज हमारे आसपास लॉ से बंधी हुई है। भारत देश में सेंट्रल लेवल पे 3,300 से भी ज्यादा कानून है। ठीक है, हमें पता भी नहीं होता हम बैठे बैठे कब कौन सा कानून तोड़ देते, इतने ज्यादा कानून है। तो लॉ, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मॉडर्न चीज है, बड़ी एंशिएंट है। काफी पुराने टाइम से, राजा महाराजाओं के टाइम पे भी कानून हुआ करते थे। और आपने लॉ के बारे में एक बड़ी यूनिक चीज सुनी होगी कि लॉ जो बनाता है वो भी उससे बाइंड होता है, चाहे वो पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारा प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, कोई भी हो, लॉ सबके ऊपर अप्लाई होता है। इवन पुराने जमाने में जो राजा कानून बनाता था वो भी उसे मानता था, क्योंकि लॉ में सब कवर होते हैं, सब उसके लिए सब बराबर है। दूसरी बात ये कि जब हम लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसमें बड़े सारे छोटे छोटे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि सबसे पहले लॉ क्या होता है, ये तो हमने समझ लिया। लॉ क्यों होता है वो भी हमने सुन लिया कि भैया लॉ चीजों को ऑर्गेनाइज वे में, प्रॉपर वे में, डिसिप्लिन्ड वे में, सही तरीके से करने के लिए लॉ बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं। लेकिन अब लॉ कैसे बनता है, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि भैया हाउ टू फ्रेम लॉ, या फिर हाउ टू मेक द लॉ। और दूसरी बात यह कि आखिर लॉ बनाता कौन है, कौन व्यक्ति है भारत में जो कानून बना सकता है। नॉर्मली अगर आप किसी भी साधारण व्यक्ति से पूछे तो क्या बताएगा, सरकार बनाती है कानून। लेकिन ये सच नहीं है, सरकार कानून नहीं बनाती। हम कुछ और डिटेल में जाएंगे, क्योंकि अब हम साधारण व्यक्ति थोड़े ना रह गए, अब तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको बारीकी से चीजों को समझना पड़ेगा। तो जरा समझें कि पहली बात तो लॉ कहां से जनरेट होता है, शुरुआत कहां से होती है। हमारे देश में एक सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम लॉ वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है सब कुछ इसी के अंदर है। जितने भी कानून बने हैं सबके सब इसी की पावर से बने हुए हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इससे पावर मिली हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 245। जैसे आपने सीपीटी में पढ़ा होगा कि सेक्शंस होते हैं लॉ के अंदर, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल नंबर 245 ये कहता है कानून बनाने की पावर किसके पास में है, और ये कहता है अगर कानून सेंट्रल लेवल पे बनाना है, सेंट्रल मतलब ऑल इंडिया लेवल पे, और दूसरा कानून अगर स्टेट लेवल पे बनाना है, अगर सेंट्रल लेवल पे बनाना है या ऑल इंडिया लेवल पे बनाना है तो पार्लियामेंट इज द कंसर्न्ड अथॉरिटी, पार्लियामेंट। जबकि स्टेट लेवल पे बनाना है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, विधानसभा, विधानसभा, और अदरवाइज संसद जो होती है हमारी। तो आपके पहले पेज में मैंने दे रखा है पावर टू मेक द लॉ, पावर टू मेक द लॉ एज पर आर्टिकल नंबर 245। ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हां ये आपकी नॉलेज के लिए। तो पार्लियामेंट कैन मेक द लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जबकि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मतलब विधानसभा, इट मे मेक द लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट्स। फिर अब अगला सवाल हमारे दिमाग में यह आता है कि जब कानून कौन बना सकता है, ये बात तो हम समझ गए। इसका मतलब अगर सेंट्रल लेवल पर बनाना है तो पार्लियामेंट, नहीं तो विधानसभा। ठीक है, अब अगला सवाल यह आता है कि अगर पार्लियामेंट कानून बना सकती तो क्या हर तरीके के कानून बना सकती, कोई भी A to Z? जी नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं तो अब मेरे दिमाग में, मैं आपके दिमाग में एक क्वेश्चन डालता हूं, सोचिए जरा। जैसे हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स एक सेंट्रल का एक्ट है, इनकम टैक्स ऑल इंडिया लेवल पे लगता है, और जो वैट होता है ये स्टेट लेवल पे लगता है।
सिर्फ यूपी में, एमपी का अलग है, यूपी का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कल को हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये कहें कि हम भी इनकम टैक्स बनाएंगे, हम अपना इनकम टैक्स बनाएंगे जो यूपी में लगेगा, या फिर कल को सेंट्रल गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी बैठ के ये कहें कि हम अपना वैट लगाएंगे। एक तो यूपी वाला वैट अलग हुआ और हम इंडिया वाला वैट अलग से बनाएंगे। क्या यह संभव है? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपस में दोनों में फिर कन्फ्लिक्ट होने लगेगा। तो पार्लियामेंट जब ये संविधान बनाया गया तो संविधान में ये बातें पहले से स्ट्रिक्टली स्पेसिफाई कर दी गई कि ये वो लिस्ट है जो स्टेट बना सकती है और ये वो कानून है जो सेंट्रल बना सकता है, जो पार्लियामेंट बना सकती है। तो वो कौन से ऐसे लॉज हैं जिनको बनाया जा सकता है? आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 245 के नीचे एक दूसरा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 246। इसमें पावर्स को डिवाइड किया गया है, डिवीजन ऑफ पावर दी गई है। डिवीजन ऑफ पावर मतलब किसके बीच में पावर की डिवीजन हो रही है? सेंट्रल और स्टेट के बीच में, इन दोनों के बीच में पावर की डिवीजन हो रही है। और पावर कैसे डिवाइड की गई है, डिस्ट्रीब्यूट की गई है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स हैं, संविधान के पीछे शेड्यूल्स बने हुए हैं। और ये शेड्यूल्स कौन से हैं? शेड्यूल 7 या इन शॉर्ट 7th शेड्यूल, शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो 7th शेड्यूल है, इस 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट हैं। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। पहले आइए जरा शेड्यूल के बारे में चर्चा करते हैं कि शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल बेसिकली लिस्ट होती है जो किसी भी लॉ के पीछे अटैच होती है। जैसे कि अगर मुझे कोई भी बात लिखनी है और मैं करंटली लॉ लिखता चला जा रहा हूं, तो पीछे बीच में अगर मुझे एक लंबी चौड़ी लिस्ट देनी पड़ी तो मैं क्या करता हूं कि उसको वहां देने के बजाय मैं कहता हूं कि ऐसा है कि ये वाली लिस्ट पीछे जाके शेड्यूल नंबर 1 में देख लो, या लिस्ट नंबर 1 में देख लो, लिस्ट नंबर 2 में देख लो। वो शेड्यूल हो गया। जैसे आपने शेड्यूल के बारे में पहले सुन रखा है, आपने शेड्यूल के बारे में सुना होगा कहां पर? आपने सुना होगा शेड्यूल्ड बैंक। तो वो शेड्यूल्ड बैंक क्या है? हमारे देश में एक आरबीआई एक्ट है, उस आरबीआई एक्ट के पीछे एक शेड्यूल लगा हुआ है, उस शेड्यूल में जो बैंकों का नाम लिखा हुआ है शेड्यूल्ड बैंक है। आपने नाम सुना होगा शेड्यूल्ड कास्ट का। शेड्यूल्ड कास्ट ये क्या होते हैं? हमारे देश में कास्ट एक्ट है, उसके पीछे शेड्यूल लगा हुआ है, उस शेड्यूल में जो कास्ट लिखी है वो शेड्यूल्ड कास्ट है, उनको कुछ स्पेशल राइट दिए गए। तो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड बैंक या उसी तरीके का ये 7th शेड्यूल है। और इस 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट दी गई हैं। ये जो 3 लिस्ट हैं, इसमें जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में वो कानून की लिस्ट दे रखी है, वो लॉज दैट कैन बी मेड बाय पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट बना सकती है, इसमें वो लिस्ट दे रखी है। ठीक है। अब जैसे कि पार्लियामेंट कौन कौन से कानून बना सकती है? से फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो इनकम टैक्स ही है, इसी तरीके से एक्साइज ड्यूटी है, इसी तरीके से सर्विस टैक्स है। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल जो सेंट्रल लेवल पे बनाए गए। इवन द कंपनी लॉ भी यहीं पर ही आता है। दूसरा हुआ स्टेट लिस्ट। इनमें वो कानून आते हैं, वो लॉज आते हैं दैट कैन बी मेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे वैट हो गया, या फिर बताइए स्टैंप ड्यूटी आपने पे करी होगी, कई बार आपने एफिडेविट वगैरह बनवाया होगा, स्टैंप पेपर खरीदे होंगे। ये स्टैंप पेपर कौन इशू करता है? स्टेट गवर्नमेंट। और ये स्टैंप ड्यूटी भी स्टेट गवर्नमेंट ही रिकवर करती है। ठीक है। दूसरा हो गया, ये तो दूसरा हो गया। तीसरा हो गया कॉन्करेंट लिस्ट। इनमें कौन से कानून आते हैं? इनमें वो लॉज आते हैं, लॉज दैट कैन बी मेड बाय एनी वन ऑफ पार्लियामेंट
या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, दोनों में से कोई भी। यहां तक क्लियर है? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हो गया एग्रीकल्चरल टैक्स। एग्रीकल्चरल टैक्स ये एक ऐसा टैक्स है जो चाहे तो सेंट्रल लगा दे, चाहे स्टेट लगा दे, लेकिन एक ने भी लगा दिया तो दूसरा नहीं लगा सकता, लेकिन लगा दोनों सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको आर्टिकल नंबर 246 में दे रखा है, डिवीजन ऑफ पावर। पार्लियामेंट पढ़िए, पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स एन्यूमरेटेड इन द लिस्ट 1 of 7th schedule of constitution, जबकि legislature of any state shall also have the power to make the laws for such a state or any part thereof with respect to any matters enumerated in list 2। legislature of state list 2 वाली चीजें बना सकता है, जबकि parliament and subject to clause 1 legislature of any state, दोनों आ गए, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर दोनों आ गए, shall also have the power to make the laws with respect to any matters enumerated in the list 3 of the 7th schedule of constitution। ये तो बात हुई आपकी कौन कौन से लॉ कौन व्यक्ति बना सकता है। अब बात आती है कि ये जो पावर डिवाइड कर दी गई, इससे ये तो क्लियर हो गया कि कौन कौन से लॉज कौन व्यक्ति बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि लॉ तो बन गया, मतलब पावर तो मिल गई, अब लॉ कैसे बनाया जाए, किस प्रोसीजर से बनाया जाए, आखिर लॉ कब एग्जिस्टेंस में आता है, कब ये जनरेट होता है। देखिए, लॉ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, यहां पर एक प्रोसीजर है, गवर्नमेंट का एक सेट प्रोसीजर है, उसे फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे जन लोकपाल बिल बनाना है, जन लोकपाल कानून बनाना है, तो जन लोकपाल लॉ कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या होता है कि कोई सोशल नीड अराइज होती है लॉ बनाने की। सोशल नीड से मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि जब कोई लॉ बनना होता है उससे पहले कुछ रीजंस होते हैं कि वो कानून क्यों बनाया जाए। जैसे कि अगर हम सोचें, कानून बनाने की सिर्फ दो ही सिचुएशन होती है, या तो कोई नया लॉ जिसके ऊपर अभी तक लॉ बना ही नहीं, कोई नई चीज जिसके ऊपर अभी तक कोई कानून नहीं बना। जैसे से फॉर एग्जांपल अभी तक हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे, कोल ब्लॉक में आपने सुना होगा घोटाला हुआ अभी थोड़े दिन पहले, तो कोल ब्लॉक अलॉटमेंट में जो घोटाला हुआ उसमें गवर्नमेंट ने अभी तक कोई लॉ बनाया नहीं था कि कोल ब्लॉक अलॉट करने की कोई पॉलिसी है क्या, कोई तरीका नहीं था। पहले आओ पहले पाओ, जो पहले आ गया उसे दे दिया उठा के, जो मर्जी आया वो रेट उठा के दे दिया। अभी तक उसके ऊपर कानून नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, अब गवर्नमेंट ने कहा ठीक है अब हम इसके ऊपर कानून बनाएंगे। ये तो तरीका ही वो हुआ जहां पे कानून नहीं था और हमने बनाया। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि कानून बना हुआ है, जैसे करप्शन है। करप्शन की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं था कि इंडिया में करप्शन को कम करने के लिए कानून नहीं है। इंडियन पेनल कोड का एक सेक्शन है 161 जो कहता है कि करप्शन जो करेगा या जो भी सरकारी ऑफिसर घूस लेगा उसको हम नौकरी से बाहर कर देंगे, और वो सेक्शन कहता है हम उसको सजा भी देंगे। लेकिन आपने देखा सेक्शन इनइफेक्टिव है, लोग खुलेआम करप्शन करते हैं, खुलेआम घूस लेते हैं, कोई फंसता ही नहीं है। तो इसका मतलब कानून में सुधार की जरूरत है। तो या तो नया कानून बनना है या फिर एग्जिस्टिंग कानून में सुधार होना है, इंप्रूवमेंट होनी है। तो ऐसी कोई जरूरत है। अब इस जरूरत के ऊपर गवर्नमेंट सीधे ऐसे कानून नहीं बना सकती कि जो कोई भी जो है 10 रुपए की घूस ले जाए सीधे फांसी चढ़ा दो उसे, ये भी नहीं कह सकते। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कहती है, जब कभी भी सोशल नीड अराइज होती है तो गवर्नमेंट इसके ऊपर एक कमेटी बिठा देती है। ये कमेटी किस तरीके की होती है, जैसे आपने बड़ी सारी कमेटीज का हो सकता है नाम सुना हो या सुनेंगे, जैसे टंडन कमेटी है, केलकर कमेटी है, या इसी तरीके से चेन्नैया कमेटी है, बहुत सारी कमेटीज हैं, सच्चर कमेटी। ये कमेटीज क्या करती हैं, इनमें कुछ बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं,
जैसे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ये लोग रिसर्च करते हैं कि जब हम कानून बना रहे हैं तो वो लॉ ऐसा बनना चाहिए जिसका वाइड इंपैक्ट हो। वाइड इंपैक्ट का मतलब हम उसे फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से सोच के बनाते हैं कि ऐसा तो नहीं आज तो हमने बना दिया उसका कानून, फ्यूचर में उसका मिसयूज होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो इसका वाइड इंपैक्ट आगे तक की सोची जाती है। चलिए, तो ये कमेटी क्या करती है? रिसर्च करती है। रिसर्च करती है, चीजों के प्लस माइनस सोचती है, अच्छाई बुराई सोचती है, और ये कमेटी फिर गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती है। रिकमेंडेशंस टू गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट इन रिकमेंडेशंस को जरूरी नहीं कि मान ले। अब गवर्नमेंट अपनी राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसे सोचती है। जैसे कि अगर थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लें, हमारे देश में एक कमेटी बनी माइनॉरिटी कमेटी, सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी इस वजह से बनाई गई थी जिससे माइनॉरिटीज को आगे प्रमोट किया जाए। अब माइनॉरिटीज को प्रमोट करने के लिए सच्चर कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि उनको जॉब में रिजर्वेशन दो, उनको पढ़ाई में रिजर्वेशन दो, ये कुछ उन्होंने रिजर्वेशन टाइप की चीजें बताई। अब गवर्नमेंट क्या करती है? रिजर्वेशन, भाई गवर्नमेंट में कौन है? पॉलिटिशियंस हैं, और वो पॉलिटिशियंस फिर ये सोचते हैं अच्छा ये वाला कानून बनाया तो इससे इन लोगों को फायदा होगा। अब इन लोगों को फायदा होगा तो इन लोगों से मुझे वोट मिलेगा कि नहीं? अगर वोट मिला तो फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है कि अच्छा इनका कानून बनाने से इन्हें फायदा होगा तो इनको वोट तो मिलेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कुछ दूसरे लोग हमारे विरोधी हो जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं इनका मिल गया फिर बाकी सब लोगों का चला गया। तो वो भी सोचना पड़ता है। अब गवर्नमेंट उसमें पब्लिक इंटरेस्ट में कम, अपने इंटरेस्ट में ज्यादा सोचती है। लेकिन खैर सही है गलत है, तरीका तो खैर यही है। ये इनफॉर्मली ऐसा होता है। प्रैक्टिकली ये जो रिकमेंडेशंस होती है, रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट अप्रूव करती है अपनी सोच से। अप्रूव्ड रिकमेंडेशंस जो होती हैं, ये अप्रूव्ड रिकमेंडेशंस कहां पहुंचती हैं? ये भारत सरकार में एक लॉ मिनिस्ट्री होती है। लॉ मिनिस्ट्री जो कानून विधि मंत्रालय जो कानून बनाने का काम करता है। अब ये अप्रूव्ड रिकमेंडेशंस लॉ मिनिस्ट्री में जाती हैं। लॉ मिनिस्ट्री में अप्रूव्ड रिकमेंडेशन जाने के बाद में अब इसके ऊपर कानून बनना शुरू होता है। कानून बनना शुरू होने का मतलब ये कानून एग्जिस्टेंस में पहली बार यहां पर आता है। इसके अंदर लॉ मिनिस्टर नहीं बैठता कानून बनाने के लिए, इसके अंदर कुछ आईएएस पीसीएस ऑफिसर होते हैं। ये आईएएस पीसीएस ऑफिसर जो होते हैं ये कानून बनाते हैं। तो जब पहली बार कानून एग्जिस्टेंस में आता है इसको ड्राफ्ट या बिल बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा ना, जन लोकपाल बिल। वो बिल क्या था? असल में पहला ड्राफ्ट था। ड्राफ्ट मतलब अभी कच्चा है, लॉ बना नहीं है, बनने जा रहा है। ये जो ड्राफ्ट बिल होता है ये पब्लिक ओपिनियन के लिए बाहर निकाला जाता है। द रीजन इज कि बताइए अगर आपने कानून में लिख दिया कि किसी ने 10 रुपए की भी घूस ले ली उसको हम फांसी चढ़ा देंगे, अरे लोगों को पता तो चलना चाहिए। पता चला आपने 10 रुपए के ऊपर फांसी लगा दी तो आधी जनता गायब हो जाएगी थोड़े दिनों में। तो इस वजह से पब्लिक ओपिनियन के लिए इसको बाहर निकाला जाता है। लोगों से ओपिनियन मांगते हैं कि भैया आप क्या सोचते हो इस कानून के बारे में। और अगर किसी पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन आती है कि नहीं ये तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो गवर्नमेंट उस पॉइंट को बदल देती है। तो पब्लिक ओपिनियन आने के बाद में ये बिल रिवाइज होता है और ये रिवाइज्ड बिल फिर जाता है कहां? स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के पास में। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, ये कमेटी क्या करती है? ये जो स्टैंडिंग कमेटी होती है इसमें रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन दोनों के लोग होते हैं, लेकिन इसका जो हेड होता है वो ऑपोजिशन का मेंबर होता है। अब बताइए, से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सोनिया गांधी की अगर सरकार है और सोनिया गांधी के लॉ मिनिस्ट्री में कौन लोग बैठे होंगे? सोनिया गांधी के, भाई क्योंकि सरकार उनकी है। तो बताइए वो चाहें तो अपने फेवर में कानून बनवा सकते हैं। जैसे अगर उन्होंने लिख दिया जो कोई भी करप्शन करेगा उसे 1 लाख रुपए सोनिया गांधी को देना पड़ेगा। करप्शन कोई करे, घूस कोई ले, पहले सोनिया गांधी का हिस्सा अलग निकाल दे। कहने का मतलब ये गलत है, हम सब जानते हैं गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कानून बना रहा है वो तो कुछ भी कर सकता है तो वो भी इंसान ही ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। अब कानून पब्लिक इंटरेस्ट में बने ना कि सोनिया गांधी के इंटरेस्ट में।
इसके लिए ऑपोजिशन बैठी होती है, ऑपोजिशन चेक करती रहती है, उसकी निगाहें इस मुद्दे के ऊपर रहती, कहीं ये जो कानून बनाने वाला है अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स तो नहीं चमका रहा, कहीं इसके बाद में जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट होती है, इससे बिल हो सकता है ये भी कुछ इसमें चीजें बदल दे, अगर कुछ चीजें बदली जा सकती हैं तो अगर स्टैंडिंग कमेटी को ऑब्जेक्शन है तो स्टैंडिंग कमेटी के ऑब्जेक्शन के बाद में बिल फिर से रिवाइज होता है, और ये जो रिवाइज्ड बिल होता है अब ये कहां पहुंचता है, रिवाइज्ड बिल पहुंचता है अब पार्लियामेंट में। क्लियर है? पार्लियामेंट, मैं सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूं, मैं स्टेट की अभी बात नहीं कर रहा, पार्लियामेंट की बात करते हैं। तो पार्लियामेंट, संसद में आप जानते हैं 2 सदन होते हैं, कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा है यहां से और राज्यसभा से, इन दोनों जगह से इसे पास होना होता है, और पास कैसे होता है? बाई सिंपल मेजॉरिटी, वोटिंग होती है। लोकसभा में 543 मेंबर होते हैं, अगर उसके आधे से ज्यादा यानी कि 272 मेंबर मेरे फेवर में वोट कर दें तो कानून पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पर 250 मेंबर होते हैं, यानी कि 125 मेंबर से ज्यादा 126 मेंबर फेवर में वोट कर दें तो कानून पास हो जाएगा। यहां से पास होने के बाद में जब ये बिल पास हो जाता है तो इसको बोलते हैं कि भैया एक्ट बन गया, एक्ट बन गया। लेकिन ये जो एक्ट होता है अभी भारत की जनता के ऊपर अभी लागू नहीं हो जाएगा, अब ये कहां जाएगा? प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट के पास में ये जाता है सिग्नेचर के लिए। प्रेसिडेंट के साइन बहुत जरूरी है, उसके पास वैसे भी कोई काम होता नहीं, उसे साइन ही करवा लेते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास में साइन के लिए जाता है, और सिग्नेचर होने के बाद में क्या अब ये लॉ वैलिड हो गया? वैलिड तो हो गया, लेकिन अब भी भारत की जनता के ऊपर लागू नहीं हो सकता। अब क्या होता है? फाइनली ये लॉ नोटिफाई होता है, एक नोटिफिकेशन आती है इन ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया, ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया। जब ये नोटिफाई हो जाता है ऑफिशियल गेजेट में, तो जिस दिन से नोटिफाई होता है या जो भी डेट इस नोटिफिकेशन में पड़ी होती है, उस दिन से ये कानून भारत की जनता पे लागू कर दिया जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कानून बन गया हो और उसके बाद में वो रखा रहे और नोटिफिकेशन बाद में आए? ऐसे बहुत सारे कानून हैं। जैसे आप फाइनल में पढ़ेंगे कंपटीशन एक्ट होता है। कंपटीशन एक्ट बना 2002 में था, बट अप्लाई 2006 में हुआ था। रखा रहा, नोटिफाई बाद में हुआ। नोटिफिकेशन का क्या मतलब होता है और ये ऑफिशियल गजेट क्या होता है? ऑफिशियल गजेट भारत का राजपत्र होता है। इंडिया में कोई भी बात अगर ऑफिशियली लॉफुली अप्लाई करनी है तो वो बिना ऑफिशियल गजेट में लिखे या पब्लिश किए अप्लाई नहीं हो सकती। यानी कि इंडिया में A to Z जितने भी रूल बनेंगे वो बिना नोटिफिकेशन के बन ही नहीं सकते। दिस इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, ये जरूरी है। तो देयरफॉर कानून तो बन गया, प्रेसिडेंट के साइन भी हो गए, लेकिन अगर अप्लाई करना है तो नोटिफाई करना पड़ेगा। कहां? ऑफिशियल गजेट में। ऑफिशियल गजेट के बारे में आपने पहले भी सुन रखा है, आपने ध्यान करिए, आपने सुन रखा होगा गेजेटेड हॉलीडे। गेजेटेड हॉलीडे क्या होते हैं? वो छुट्टियां जो इंडिया के गेजेट में लिखी हुई हैं वो सब गेजेटेड हॉलीडे होती हैं। हर साल सरकार कुछ छुट्टियां गेजेट में नोटिफाई कर देती है, वो गेजेटेड हॉलीडे हो जाते हैं। आपने सुन रखा होगा गेजेटेड ऑफिसर। हर साल गवर्नमेंट गेजेटेड ऑफिसर भी नोटिफाई करती है। जब गवर्नमेंट जिन जिन सरकारी अफसरों के नाम उस गेजेट में डाल देती है वो सब गेजेटेड ऑफिसर हो जाते हैं। उसी तरीके से ये गेजेट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो भारत का जो राजपत्र होता है, इसमें जब गवर्नमेंट लॉ को नोटिफाई कर देती है तो ये अप्लाई हो जाता है। क्लियर है? तो फाइनली ये लॉ बनाने का कंप्लीट प्रोसीजर है, और इस तरीके से जन लोकपाल बिल, जन लोकपाल एक्ट बन जाता है। ठीक है, नाउ इट इज एप्लीकेबल ऑन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया।
एप्लीकेबल ऑन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब अप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये तरीका होता है कंप्लीट प्रोसीजर। इस तरीके से लॉ बनते हैं। अब आप ये सोचे इससे एग्जाम में आएगा लॉ कैसे बनता है, कभी नहीं आएगा। लेकिन आप किसी फाइनल के बच्चे से भी पूछें, आधे से ज्यादा को ये नहीं पता होता कानून कैसे बनते हैं। वो सब बस रट्टा मारने की जुगाड़ में घूमते हैं कि किसी तरीके से नंबर आ जाए। नंबर तो आएंगे ही आएंगे जब आप चीजों को समझेंगे। ये बेसिक चीज इस वजह से जानना जरूरी है क्योंकि कई बार मैं आपको ये क्लास में बताऊंगा कि ये लॉ बना, ये वो सरकार ने ये वाला कानून बनाया, वो कानून बनाया। तो जब गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाती है तो उसका यही प्रोसीजर होता है। हर बार उसे जो है इसी तरीके से जाना होता है। अच्छा, ये तो कानून बनाने का तरीका है। अगर लेट सपोज कानून में सुधार लाने, अमेंडमेंट लानी है, चेंजेस लाने, तो क्या करना होगा? सेम प्रोसीजर। उसका भी यही प्रोसीजर होता है कि अगर नया लॉ बनाना है तो भी यही करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग कानून को बदलना है तो भी यही करना पड़ेगा। और ये प्रोसीजर बड़ा लंबा चौड़ा होता है। ये नहीं कि ये 2-4 दिन में हो जाएगा, कई कई महीने और कभी कभी तो कई कई साल लग जाते हैं इसमें। तो देयरफॉर आपने शायद सुना भी होगा कि जो हमारा जन लोकपाल एक्ट था वो करीब 40 साल से लटका हुआ था। जाता था पार्लियामेंट में, पास हो नहीं पाता था क्योंकि सब लोग ऑब्जेक्शन करते थे, वो फिर अगली बार आता था। आपने सुना होगा ना कि लोकसभा राज्यसभा के भी सेशन होते हैं। जैसे अभी शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, विंटर सेशन, फिर समर सेशन शुरू होता है। तो एक सेशन खत्म हुआ, अगर कोई बिल जो एक सेशन में डाला गया था अगर वो उसी सेशन में पास नहीं हुआ तो फिर वो दोबारा से इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, फिर से सारा प्रोसीजर। तो हर बार वो 40 साल से यही प्रोसीजर ही फॉलो होता जा रहा था, पास कभी नहीं हुआ आज तक। खैर, मुद्दे की बात यह है कि कानून कैसे बनता है ये जानना आपको जरूरी था। इनकम टैक्स एक्ट भी ऐसे ही बना होगा। अब इनकम टैक्स एक्ट में हर साल चेंजेस आते हैं, अमेंडमेंट्स आती हैं। आपने सुना होगा बजट आता है हर साल, और हर साल बजट के आने के बाद में इनकम टैक्स पूरा बदल जाता है। एग्जैक्टली यही होता है। जब बजट आता है तो बजट भी इसी तरीके से पास होता है। बजट में होता क्या है? फाइनेंस बिल। वो फाइनेंस बिल यहां बनता है और फाइनेंस बिल बनने के बाद में फाइनेंस एक्ट यहां पास हो जाता है। हमारे एग्जाम के लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट अप्लाई करेगा? फाइनेंस एक्ट 2014 नंबर 2, दूसरा वाला। इस साल 2 फाइनेंस एक्ट 2014 पास हुए हैं। तो हमारे एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट 2014 दूसरा वाला अप्लाई करेगा। और अभी हम समझेंगे ये किस फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्लाई करेगा, वो सारी चीजें अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये लॉ बनाए जाते हैं। ये तो अभी तक मैंने इनकम टैक्स की कोई बात नहीं करी इसमें, अभी तक सिर्फ मैंने आपको लॉ के बारे में ही समझाया कि लॉ क्या है, कैसे बनता है, कौन बनाता है, कब जनरेट होता है, कब एग्जिस्टेंस में आता है, कब अप्लाई होता है। ये सारी बातें आपने समझ ली। अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे लॉ के अंदर टैक्स लॉ की, क्योंकि लॉ बहुत बड़ा है, हर एक चीज का अपना कानून है। जैसे मैंने आपको बताया 3300 से भी ज्यादा कानून है। टैक्स इज वन ऑफ देम, लेकिन टैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम बिकॉज दिस कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। सरकार की कमाई यहां से होनी है, तो गवर्नमेंट के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आइए जरा समझें कि यह कानून कैसे ऑपरेट होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं टैक्स की, तो आइए समझते हैं कि टैक्स होता क्या है। टैक्स किसे बोलते हैं? टैक्सेशन लॉ। जब हम टैक्स की बात करते हैं तो इट इज लाइक अ रेंट, मैं कहूंगा एक किराया है। जब कोई व्यक्ति, अगर आप अपने मकान मालिक के यहां रह रहे हैं, लैंडलॉर्ड के यहां, तो लैंडलॉर्ड ने क्या किया? मकान मालिक ने, जो लैंडलॉर्ड है, उसने अपनी मेहनत की, खून पसीने की कमाई से एक मकान बनाया, ठीक है। जो उसने मकान बनाया वो उसने किराएदार को दिया, टेनेंट को। और एक तरीके से जो टेनेंट है वो मकान मालिक के रिसोर्सेज यूज कर रहा है, उसका मकान इस्तेमाल कर रहा है, और इसलिए इसे मकान मालिक को रेंट देना पड़ रहा है, किराया। अब आप दूसरी तरीके से सोचें, लैंडलॉर्ड की जगह आ गई भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मकान की जगह आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर,
जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यूज कर रहे हैं, और टेनेंट की जगह आ गया कौन? आप। तो आपने भारत सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया, उनकी सड़कें, उनकी बिजली, उनका पानी और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये सारी चीजें जो सरकारी सुविधाएं हैं जो आप हर समय उठाते रहते हैं। आप कहते हैं हम इनका पेमेंट तो करते हैं, बात सही है, आप बिजली पानी सबका टैक्सेस का पेमेंट करते हैं, लेकिन वो मान लो आप कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। ठीक है, सरकार नहीं देगी, हम किसी दूसरे से ले लेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो लेना वहीं से है, तो मीनिंग देयर बाय आप उसका बिल तो देते हैं, प्लस फिर भी उनका एहसान है कि वो आपको दे रहे हैं, तो उसी एहसान के बदले में ये टैक्स। कहने का मतलब ये कि आप मकान मालिक को जिस तरीके से किराया देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से भारत सरकार को भारत में रहने के लिए, भारत की सुविधाएं इस्तेमाल करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करने के लिए एक किराया टैक्स के फॉर्म में देते हैं। लेकिन भारत सरकार ने ये किराया किसी ना किसी चीज से जोड़ रखा है। जैसे कि आपका लैंडलॉर्ड मकान मालिक किराए को महीने से जोड़ देता है और मकान से जोड़ देता है। वो कहता है मकान इस्तेमाल किया तो हमें इतना फिक्स अमाउंट चाहिए, उसे इस बात से लेना देना नहीं मकान मालिक को कि आपने कितना कमाया। वो कहता है हमें इतना किराया चाहिए फिक्स, उसे इसे लेना देना नहीं, आप चाहें जितना कमा लो, आपने उसका मकान इस्तेमाल किया ना, इतना किराया दे दो उसे। लेकिन भारत सरकार कुछ दूसरे तरीके से सोचती है। वो ये कहती है कि हम ये देखेंगे जो अमीर है उससे ज्यादा लेंगे, जो गरीब है उससे कम लेंगे, क्योंकि जो अमीर है इसका मतलब उसने ज्यादा इस्तेमाल किए होंगे रिसोर्सेज, तभी तो वो ज्यादा कमा रहा है, और जो गरीब है इसका मतलब वो इस्तेमाल नहीं कर पाया, इस वजह से हम उससे नहीं लेंगे। तो भारत सरकार करती क्या है, ये टैक्सेस को, किराए को किसी ना किसी चीज से जोड़ देती है। जैसे कभी वो इस टैक्स को इनकम से जोड़ देती है तो इनकम टैक्स बन जाता है, कभी एक सेल से जोड़ देती है तो सेल टैक्स बन जाता है, कभी प्रोडक्शन से जोड़ देती है तो एक्साइज ड्यूटी बन जाती है, कभी सर्विस से जोड़ देती है तो सर्विस टैक्स बन जाता है। किसी ना किसी चीज से टैक्सेशन लिंक है। क्लियर है? जो ये लिंकिंग जैसे जिससे बनती है वो टैक्स बन जाता है। हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स, तो अभी हम बात करेंगे भारत सरकार इनकम के बेसिस पे टैक्स चार्ज करती है। तो जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा देगा, जो कम कमा रहा है वो कम देगा। इनकम बढ़ी टैक्स बढ़ा, इनकम घटी टैक्स घटा। क्लियर? ये तो हमने टैक्स के बारे में सोचा। जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स भी कई तरीके के होते हैं। टैक्स भारत सरकार के एंगल से अगर हम सोचें तो दो तरीके से होते हैं, एक जो डायरेक्ट टैक्स है और दूसरा जो इनडायरेक्ट टैक्स है। जो डायरेक्ट टैक्स है इसमें हमारा इनकम टैक्स का एग्जाम्पल मैं लेके आपको बताता हूं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या? डायरेक्ट वो जो हमें दिखता है, डायरेक्ट वो जो हमें पता है कब देना है, कितना देना है, सब कुछ हमारी जानकारी के अंदर हो रहा है। इनडायरेक्ट वो जो हमें पता ही नहीं चलता लेकिन हम दे देते हैं। हमें ये नहीं पता होता हम कितना दे के आए हैं, कब दे के आए हैं, किसको दे के आए हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, बस दे दिया हमने। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको लीगल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो लीगल लैंग्वेज में कहा जाता है जिस टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जिस टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता वो डायरेक्ट है, जिस टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है वो इनडायरेक्ट है। जैसे कि अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्सेस, पहली बात कौन है? whose burden या इंसिडेंस, दोनों एक ही चीजें हैं। whose burden या इंसिडेंस कैन बी शिफ्टेड, शिफ्ट किया जा सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इनडायरेक्ट क्या? whose burden या इंसिडेंस cannot be shifted from one person to another। ठीक है?
जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, सॉरी, जिसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है, उल्टा कर दिया मैंने, कैन बी शिफ्टेड और कैन नॉट बी शिफ्टेड, उल्टा हो गया ये, कैन नॉट बी शिफ्टेड, ठीक है। तो जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता वो डायरेक्ट है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने 1 लाख रुपए कमाए, मेरी इनकम है 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख, और गवर्नमेंट ने मुझसे कहा इनकम के ऊपर 10% दे दो मुझे। तो मैंने कहा टैक्स क्या है, टैक्स इज 10% ऑफ 1 लाख, टैक्स इज 10% ऑफ 1 लाख यानी कि 10,000। ये 10,000 मुझे अपनी जेब से निकाल के देखना है। तो मेरे पास में बचे कितने, 1 लाख मैंने कमाए, 10,000 सरकार को दे दिए, तो 90,000 मेरे पास में बचे। यहां पर रिमेनिंग अमाउंट या बैलेंस अमाउंट, बैलेंस इनकम जो मेरे पास में रह गई वो 90,000 रह गई। ये डायरेक्ट था, इसने मेरी इनकम को या मेरे जो पैसे मुझे मिलने थे उसको कम कर दिया, मेरे पास से गया। तो बर्डन किसके ऊपर आया, मेरे ऊपर आया, क्योंकि मेरे पास से गया। इनडायरेक्ट फिर क्या है, इनडायरेक्ट देखिए क्या होता है। से फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर की बात करता हूं, अगर ये मार्कर जो मार्केट में बिक रहा है सेल प्राइस की है 10 रुपए, से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने मुझसे भी यहां पर भी कहा कि मुझे 10% का टैक्स दो सेल के ऊपर। तो मैंने कहा ठीक है, 10% का टैक्स निकालते हैं, सेल के ऊपर कितना आया, 1 रुपए। क्लियर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा यहीं पे, अगर मैं ये कहता हूं, सरकार मुझसे ये कहती है कि 10 रुपए का टैक्स चाहिए, सॉरी 10% का टैक्स चाहिए 10 रुपए पे, मैंने आपको ये मार्कर अभी भी 10 रुपए का ही बेचा और 1 रुपए अपनी जेब से दिया, ये क्या है, डायरेक्ट, क्योंकि मेरे पास 10 में से कितने बचे, 9, तो बर्डन 1 रुपए का मेरे ऊपर आया ना। लेकिन दूसरा तरीका देखिए क्या जुगाड़ है मेरे पास में। मैंने कहा रुको, 10 रुपए का मार्कर है, 1 रुपए सरकार मुझसे इस 10 रुपए का पेन बेचने के ऊपर ले रही है। मैंने कहा रुको भाई, पेन 10 का नहीं, पेन 11 का है। अब हुआ क्या, इधर सरकार मुझसे 1 रुपए मांग रही है और इधर आप, तो मैंने अब आपको पहले से 10 + 1, क्योंकि मुझे मालूम था मुझे उधर देना है, 10 + 1 करके 11 का आपको दिया। आपसे मैंने 11 लिया, 11 में 10 अपने पास में रखे और 1 गवर्नमेंट को भेज दिया। टैक्स किसने दिया, मैंने। किसकी जेब से दिया, आपकी जेब से। आपको पता भी नहीं, आपको क्या लगा है, तो मार्कर ही 11 रुपए का है। प्रैक्टिकली आपको लगा कि मार्कर 11 रुपए का। सुबह से शाम तक आप जितनी चीजें खरीदते हैं हर चीज में इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा हुआ है, आपको लगता है वो चीज उतने की है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो चीज उतने की नहीं है, उसमें कुछ टैक्स भी ऐड है, वो आपको पता नहीं कितने हैं, वो मुझे पता है क्योंकि मैंने बेचा है आपको। क्लियर। निकला आपकी जेब से लेकिन मेरे हाथ से गया है। यही तो, टैक्स मैंने दिया लेकिन बर्डन आपके ऊपर शिफ्ट कर दिया। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ इंसिडेंस। तो जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सके वो इनडायरेक्ट है। तो नॉर्मली सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, जितने भी गुड्स और सर्विस से जुड़े हुए टैक्स होते हैं, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगती है, वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स की होती है। सर्विस से जुड़ी हुई टैक्सेस, सर्विस टैक्स, वैट, ये भी सेल से जुड़ा हुआ टैक्स है। तो जितना भी गुड्स और सर्विस से जुड़ा हुआ टैक्स है, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है, क्योंकि ये गुड्स और सर्विस को महंगा कर देता है और सेल के टाइम पे ही बायर की जेब से पहले से टैक्सेस निकाल लिए जाते हैं और सरकार को दे दिए जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या होगा, इनडायरेक्ट। लेकिन इनकम टैक्स आप किसकी जेब से निकालोगे? मैंने 1 लाख रुपए कमाया, मुझसे सरकार 10% मांग रही है, मैं किसी दूसरे की जेब से 10,000 थोड़ा निकाल के दे सकता हूं, मेरी जेब में 90,000 रह जाएंगे। तो देयरफॉर इस वजह से ये क्या रह गया, डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि मेरे ऊपर ही बर्डन रह गया। बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए पढ़ते हैं इसको, टैक्स क्या है। Let us begin by the understanding of the meaning of tax. Tax is a fee charged by the government on a product, income या activity. किसी भी चीज के ऊपर हो सकता है। There are 2 types of taxes, direct and indirect.
इफ द टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम, लेवी करना मतलब इंपोज करना, लगाना। इफ द टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम और द वेल्थ ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति की इनकम या संपत्ति के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा तो देन इट इज अ डायरेक्ट टैक्स, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। इफ द टैक्स इज लेविड ऑन द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस, किसी गुड्स या सर्विस से रिलेटेड कोई टैक्स है तो इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, द पर्सन पेइंग द टैक्स passes on the incidence to another person। जैसे एग्जांपल दे रखे हैं टैक्सेस के, इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स में एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स वगैरह वगैरह। नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 2 पे दे रखा है टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं। आप सोचिए टैक्सेस क्यों लगा रही है, बिकॉज वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट, और इन रिसोर्सेज को फर्दर इंप्रूव भी तो करना है, इन रिसोर्सेज को और बढ़ाना है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, गांव तक बिजली पहुंचानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है। तो द रीजंस फॉर द लेवी ऑफ टैक्स इज दैट दे कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू ये है। रेवेन्यू सो रेज्ड इज यूटिलाइज्ड फॉर द मीटिंग द एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के खर्चे कौन से, जैसे डिफेंस का खर्चा, देश की सुरक्षा का खर्चा, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक रोड या डैम्स एक्सेट्रा। यहां पर लिखा हुआ है कि द रीजन फॉर द लेवी ऑफ टैक्सेस दैट दे कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ये बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है तो क्या कोई दूसरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी होती है? और सरकार कहां से कमाती है टैक्सेस के अलावा? वो टैक्स भी टैक्स के अंदर ही होते हैं, फाइन पेनल्टीज। और सोचिए, बताइए, भारत, आपने सुना होगा कि 2G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट हुआ था। 2G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट में गवर्नमेंट का 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। तो वो क्या होता है, गवर्नमेंट लाइसेंस बेचती है, स्पेक्ट्रम बेचती है, यानी कि लाइसेंस बेचती है, और लाइसेंस बेच के लाखों करोड़ रुपए गवर्नमेंट कमाती है। इसी तरीके से कोल ब्लॉक अलॉटमेंट, गैस ब्लॉक अलॉटमेंट। तो गवर्नमेंट बेसिकली मिनरल रिसोर्सेज जो होते हैं गवर्नमेंट के, उन मिनरल रिसोर्सेज को बेच के भी या उनकी लाइसेंस बेच के भी पैसे कमाती है। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में पैसा लगा रखा है तो डिविडेंड की कमाई भी गवर्नमेंट को ही होती है। तो गवर्नमेंट की और सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, लेकिन बाकी जितनी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो रेगुलर नहीं है, रोज कमाई वाली नहीं है। रोज कमाई वाली सिर्फ टैक्सेस है। ये तो स्पेक्ट्रम है, कोल ब्लॉक है, तो कभी कभी होता है, रोज थोड़ा ना हो रहा है। तो देयरफॉर दिस कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, अच्छा, ये तो हमने समझ लिया कि भैया टैक्स क्या होता है, और इसी तरीके से टैक्स कैसे लगाया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और टैक्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। टैक्स में जिन जिन चीजों के बारे में हमें ओवरऑल स्टडी करनी है, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग अपनी पढ़ाई में सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट ही पढ़ेंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम इसे ही पढ़ेंगे। लेकिन जब आप फाइनल लेवल पे पहुंचोगे तो इसमें और चीजें जुड़ती चली जाएंगी, क्योंकि जितना अभी आप पढ़ रहे हैं ये कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। आप ऐसे समझ के चलिए आप पूरे इनकम टैक्स का शायद 30-40% पढ़ रहे हैं, अभी बहुत है, अभी बहुत है। तो देयरफॉर इसमें और चीजें जुड़ती चली जाएंगी। जैसे अभी आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ में आते हैं इनकम टैक्स रूल्स, जो कुछ हद तक 2-4 रूल आपके सिलेबस में डाले गए हैं, सारे नहीं है। तो इनकम टैक्स रूल्स 1961, जब आप फाइनल में पहुंचेंगे तो इसके साथ में हम बड़ी सारी जजमेंट्स को भी रेफर करेंगे। हालांकि जजमेंट्स बहुत ही कम आपके सिलेबस में कहीं इधर उधर हैं, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट्स को भी